नमस्कार। इस वीडियो में हम ये पार्ट द्वितीय के जो मौलिक अधिकारों से संबंधित और नीति तत्वों से संबंधित अध्याय है, उसमें मौलिक अधिकारों की आलोचना या मूल्यांकन की दृष्टि से आलोचना के पार्ट पर चर्चा करेंगे। साथ ही मौलिक अधिकार और नीति तत्वों में क्या मूलभूत अंतर है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में नीति तत्वों के बारे में चर्चा की कि नीति तत्व वे संवैधानिक लक्ष्य है जिन्हें राज्य यथासंभव भविष्य में प्राप्त करने का प्रयास करेगा। लेकिन इनकी आलोचना इस रूप में की जाती है कि नीति निश्चय तत्व चूंकि भविष्यगामी लक्ष्य है और इनके पीछे कानूनी बाध्यता नहीं है, इसलिए ये प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय नहीं होने के कारण, बाध्ययोग नहीं होने के कारण इनको कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं है। लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण है। तो आलोचना की दृष्टि से जो बिंदु है उन पर हम क्रमवार से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला आधार तो यही है कि सर आइवर जेनिक्स ने कहा है कि राज्य के निश्चित तत्वों का कोई महत्व नहीं है। वो इसी आधार पर कहते हैं कि इनका कोई वैधानिक आधार नहीं है। नीति निश्चित तत्वों को लागू किए जाने पर ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता के रूप में कानूनी बाध्यता नहीं है कि उन्हें लागू नहीं किए जाने पर न्यायालय व्यक्ति जा सकता है। तो जिस निर्देशक के पीछे कानूनी बाध्यता नहीं है तो उनका होने और नहीं होने का कोई महत्व नहीं है, ऐसा आलोचक कहते हैं। एक विद्वान है GN जोशी, उनका कहना है कि ये निर्देशक है, आदेशित नहीं। और श्री नसरुद्दीन है, उन्होंने कहा है कि नववर्ष के दिन प्रथम दिन पास किए हुए शुभकामना प्रस्ताव है। इसी प्रकार से संविधान सभा के सदस्य KT शाह ने कहा था कि इन्हें एक ऐसे बैंक का चेक मानते हैं जिनका भुगतान है बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। दूसरी इनकी आलोचना की जाती है कि इनमें तार्किकता और तारतम्यता का अभाव है। निश्चित तत्व किसी विशिष्ट जो सुदृढ़ दर्शन है उस पर आधारित नहीं है। कहीं तार्किकता है तो कहीं शुद्ध भावात्मकता, कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वकालत है तो कहीं परंपराओं के निर्वहन और उनके संरक्षण और संवर्धन की बात या उनका आग्रह है। यह सत्य है कि पुरातन और नवीन का संयोग आवश्यक है, पर उनमें तार्किकता और तारतम्यता होनी चाहिए जो निश्चित तत्वों में नहीं दिखती। यदि सामाजिक आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण विषयों को उठाया भी गया है तो उन्हीं के साथ गैर महत्वपूर्ण विषय जोड़कर उस विषय की गंभीरता को कहीं न कहीं कम कर दिया गया। एक आरोप निर्देशक तत्वों पर यह लगाया जाता है कि कुछ निर्देशक तत्व इस लिस्ट में सम्मिलित किए जाने चाहिए, उनको उपेक्षित कर दिया गया है। जैसे लोक कल्याण के कुछ पक्ष हैं, उनके प्रति प्रतिबद्धता इसमें स्पष्ट है, लेकिन जो लिस्ट में पहले ही सम्मिलित कर दिए जाने चाहिए वो न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों के द्वारा उसमें सम्मिलित कराया है। जैसे मजदूरों की प्रबंध में भागीदारी, और लेकिन वो भागीदारी कैसे और कब प्राप्त होगी उसकी कोई समय सीमा उसमें नहीं दी गई है। स्पष्ट नहीं किया गया है कि आर्थिक समानता प्राप्त का लक्ष्य कैसे होगा और कब होगा, इसकी कोई स्पष्ट योजना इनमें दिखाई नहीं देती। एक आलोचना इस रूप में भी की जाती है कि
संप्रभु संपन्न राज्य में आदेश अस्वाभाविक ऐसा माना जाता है कि प्रभुता संपन्न राज्य के लिए किसी प्रकार का आदेश अस्वाभाविक प्रतीत होता है, क्योंकि राज्य के कानून ही आदेश होते हैं। राज्य को ऊपर से आदेश देने की कोई संस्था नहीं होती, और यदि है तो फिर संप्रभुता का जो कंसेप्ट है वो कहीं कहीं शरण होता है, या वो खंडित होता है, या बेमानी सा होता है, क्योंकि राज्य सर्वोच्च संप्रभु संपन्न है और उन्हें और कोई आदेश नहीं दे सकता। औपनिवेशिक व्यवस्था में तो कुछ सत्ता का औपनिवेशों के लिए आदेश निर्देश एक सहज प्रक्रिया मानी जा सकती है, लेकिन स्वतंत्र और संप्रभु राज्य में ऐसे आदेश या निर्देश विरोधाभास का प्रतीत होता है कि जो राज्य के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो राज्य को आदेश देते हैं कि ऐसा किया जाना चाहिए। ये तो राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया जाना चाहिए, ऐसा आलोचक कहते हैं, मानते हैं। एक आलोचना ये की जाती है कि आर्थिक उपयोगिता की उपेक्षा इन निर्देशक तत्वों में हमें दिखाई देती है। आलोचकों का मानना है कि भारत एक गरीब या अविकसित या अत्यंत अल्प संसाधनों वाला देश है आर्थिक रूप से, और उस पर ऐसी कल्याणकारी बाध्यताएं थोपने का कोई औचित्य नहीं है। ये तो भविष्य में आने वाली सरकारों पर छोड़ दिया जाना चाहिए था, जो संविधान में लिख दिया गया है। तो राजकोष की स्थिति को ध्यान में रखकर ये संवैधानिक लक्ष्य नहीं बनाए गए। इस आलोचना का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये राज्य अपनी नीतियों में लागू करने का प्रयास करेगा यदि उसके आर्थिक संसाधन है तो। लेकिन आलोचक है आलोचना के बिंदु के रूप में ऐसे भी वो सम्मिलित करते हैं। इसी प्रकार इसमें ऐसे बिंदु हैं जैसे मद्यपान निषेध। मद्यपान निषेध के लिए आर्थिक बाध्यता की आवश्यकता नहीं है, उसे दंडित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि समाज में शिक्षा और उसके खिलाफ एक वातावरण बनाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से संवैधानिक गतिरोध की संभावना निर्देशक तत्वों के कारण बनती है, ऐसा आलोचक कहते हैं। क्योंकि संविधान में मौलिक अधिकार है जो वाद योग है, और संविधान में निर्देशक तत्व है जिनको सरकार को लागू किया जाना चाहिए। तो सरकार लागू करने के लिए कहीं कहीं मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करती हुई दिखाई देती है। तो न्यायालय में विभिन्न में जो विभिन्न केस सामने आए हैं उनमें ये कार्यपालिका और या सरकार और जो न्यायालय है उनमें गतिरोध देखने को मिलता है। भूमि सुधारों में हम देखते हैं, या केंद्र राज्य संबंधों में हम देखते हैं, ये संवैधानिक गतिरोध की संभावना पैदा करते हैं। क्योंकि ये संवैधानिक गतिरोध का कारण इस प्रकार भी बन सकते हैं कि यदि कोई प्रधानमंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री है निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करता है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल की क्या भूमिका होगी? क्या निर्देशक सिद्धांतों की भावना के प्रतिकूल किसी विधेयक पर राष्ट्रपति है या राज्यपाल द्वारा निषेधाधिकार का प्रयोग किया जा सकता है? ऐसी स्थिति है अवांछनीय ही की, ऐसा आलोचकों का मानना है। आइवर जेनिक्स ने आलोचना की है कि ये बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप ये लिस्ट नहीं है निर्देशक तत्वों की। निर्देशक तत्वों को शामिल किए जाने की आवश्यकता पर ही प्रश्न चिन्ह वो लगाते हैं। उनका मानना है कि जो निर्देशक तत्व है या निर्देशक तत्वों के बारे में जो लिस्ट सम्मिलित संविधान में की गई है वो उनका जो राजनीतिक दर्शन है वो 19वीं शताब्दी के जो ब्रिटेन का अनुभव है उससे प्रेरित है, जिसे भारत के लिए उपयोगी मानने की गलती की गई है। ये निर्देशक तत्व 21वीं सदी में उपयोगी होने में असंदेह है। ये पुरातन व अनावश्यक हो जाएंगे ऐसी उम्मीद ज़्यादा है, ऐसा आइवर जेनिक जो भारतीय संविधान के विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं।
इसी प्रकार से एक आलोचना ये की जाती है कि निरसक तत्व है उनमें व्यवहारवादी राजनीति है उसका अभाव है। जैनिज्म ने पूर्ण आत्माओं की महत्वाकांक्षाएं मात्र से माना है। यह सिर्फ राजनीतिक दर्शन है जिसका व्यवहारिक राजनीति का जिसमें अभाव है। खूबसूरत शब्दों, खोखले वादे, निरक्षर और अनजान लोगों के सामने भले ही सपने इंद्रधनुष के समान हो, लेकिन समझदार व जानकार व्यक्ति को भ्रम में नहीं रखा जा सकता। संतों की इन पवित्र इच्छाओं को कोई सरकार मानने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए बाध्य नहीं है, ऐसा आलोचक कहते हैं। क्योंकि इनके पीछे कानूनी बाध्यता नहीं है, सारी आलोचना का पॉइंट निचोड़ यही है। श्रीनिवासन भी यही कहते हैं कि जो निदेशक तत्व है उचित रूप से वर्गीकृत उनको वो नहीं मानते और न ही वे वास्तविक तरीके से लिए गए हैं, अतः किसी भी प्रकार से प्रोत्साहित वो नहीं करते, ऐसा आलोचकों का मानना है। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है मौलिक अधिकारों से इनकी तुलना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं जो जिनको कानूनी संरक्षण प्राप्त है, यानी वो बाध्य हो गया, उनके उल्लंघन पर न्यायालय में जाया सकता है। लेकिन निरसक तत्वों के उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय में नहीं जाया जा सकता, उनको कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं है, यानी वो अबाध्य योग्य है। मौलिक अधिकार नकारात्मक है, लेकिन वे चूँकि वो राज्य पर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं, लेकिन नीति निदेशक तत्व है वो सकारात्मक है, वो सरकार को कुछ करने या प्रोत्साहित करने को प्रेरित करते हैं। इसलिए वो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के जो उद्देश्य उससे परिपूर्ण है और वो सकारात्मक है। ये एक विशिष्ट अंतर है मौलिक अधिकारों में और निदेशक तत्वों में। एक अंतर इस रूप में भी किया जाता है कि जो निदेशक तत्व है वो राज्य के व्यापक जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं, जबकि मौलिक अधिकार नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकार हैं, यानी उसका क्षेत्र सीमित है, जबकि मौलिक अधिकार जो निदेशक तत्व है उनका क्षेत्र व्यापक है। दूसरी निदेशक तत्व है वो गौण है या प्रायोरिटी में नीचे आते हैं, जबकि मौलिक अधिकार है वो प्रधान स्थिति लिए हुए हैं। यही इनमें बेसिक अंतर है। धन्यवाद।